जय हिंद दोस्तों, मैं हूं योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट में, जहां पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो मुझे 5-6 दिन का ये इस चैनल पर गैप आ गया है क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट आया और मैंने 97.33% प्राप्त किए। उसकी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। तो अध्याय 2 के अपन ने अम्ल और क्षारक के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली थी। अब अपन उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और आगे ये पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से जो तत्व होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, दूध में लैक्टिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक है, चिंटी का डंक और में नेट्रल का डंक में मेथिनोइक अम्ल है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपन के कंफ्यूजन हो जाएगा कि दूध में लैक्टिक है और एक दूध तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन संतरा, टमाटर, इमली ये है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कंफ्यूजन मैं आपके दूर कर रही हूँ। कैसे कि पहले याद रखो, चिंटी का डंक और जैसे डंक मारते हैं तो क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। चिंटी का हो और नेट्रल का हो, किसी का भी डंक हो, मेथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है। अब अपन ने दूध वाला तो ये तो पढ़ रखा है, लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, ये याद रह गया। अब अपन चलते हैं कौन कौन से, ये 5 बचे। ठीक है, इन पांचों में अपन क्या करेंगे, नींबू, संतरा, सिट्रिक अम्ल। संतरा से सिट्रिक से, ठीक। नींबू और संतरे में सिट्रिक हो गया, और फिर इमली, टमाटर और सिरका। ठीक है, सिरके में कैसे, एसिटिक अम्ल, एसी, सी एसी, सी एसी, ऐसे मैंने ऐसे याद रखा, सी एसी। ठीक है, और इसका अपन ने याद कर लिया, चिंटी का डंक, नेट्रल का डंक, और फिर संतरा के भी सी, सिट्रिक अम्ल का सी, और नींबू में भी ये, दही में अपन को याद है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली खट्टी होती है, और टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। एकदम इजी है, एक बार फिर से बोल रही हूँ। चिंटी का डंक, नेट्रल का डंक, मेथेनोइक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, संतरे में और नींबू में सिट्रिक अम्ल, और सिरके में एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये अपन के अम्ल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर ली। हम क्या करेंगे, साधारण नमक से रसायन कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेडिंग है नमक से रसायन, नमक से रसायन कैसे बनाते हैं। तो इसी का आज का वीडियो यही है। अम्ल वाला तो अपन ने कर लिया है, वो कौन कौन से जो है सिरका है, एसिटिक अम्ल है, ये कर लिया है। अब अपन ये नमक वाला टॉपिक करेंगे। नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नमक क्या होता है, नमक एक लवण है, और एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसी को NaCl कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड लवण को ही कहा जाता है। लवण क्या होते हैं, लवण एक के अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण बनते हैं। लवण, लवण में परबल अम्लीय, परबल क्षारीय, उदासीन लवण, परबल अम्लीय, परबल क्षारीय, उदासीन, यानी उसके पीएच का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये नमक हो गया। अब दुर्बल अम्लीय होगा, परबल क्षारीय होगा तो क्षारीय लवण बन जाएगा, और परबल अम्लीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा तो ये क्षारीय लवण बन जाएगा। यानी पीएच का मान जिनका अधिक होगा, हाइड्रोजन की मात्रा में कम होगी, वो तो हो जाएंगे अम्लीय, और उसी के प्रकार से हो जाएंगे क्षारीय। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन NaCl के पीएच का मान याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 नंबर में कि एक लवण का नाम बताइए, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कोष्टक में अपन NaCl भी लिख सकते हैं और उसके आगे नमक भी लिख सकते हैं। हेडिंग अपन की है नमक से विभिन्न रसायनों का निर्माण। तो 1 नंबर पे अपन का पॉइंट है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पढ़ने वाले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और साथ में क्लोरीन बनेगा, और ये संतुलित भी मैंने कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और इसी इंपॉर्टेंट चीज में से एक चीज और निकल कर आ रही है। क्या है वो चीज, की क्लोरीन मुक्त हो रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए समीकरण के साथ में। तो अपन इसे इस प्रकार समझाएंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवृत्ति होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चूंकि इसमें क्लोरीन मुक्त होती है, इसलिए इसे अपन क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। और इसके उपयोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, तो इसके उपयोग अपन को
जो है बुक में दे रखे हैं धातुओं से ग्रिज हटाने में और कागज बनाने के लिए धातु से क्या हटाने के लिए ग्रिज में। नॉर्मली भाषा यानी कि सिंपल एकदम जितना अपन का कम हो सके जितने अपन के कीवर्ड्स में लिख रही हूँ मैं, ये है अपन के कीवर्ड्स याद रखने की। ग्रिज याद रख लिया तो अपन नहीं भूलेंगे कि हाँ ग्रिज धातु से ग्रिज हटाने के लिए क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कागज के निर्माण के लिए क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अपन के अन्य ओज यहाँ पे। ठीक है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जब अपन ने अन्य ओज बनाया था NaOH तो उसमें क्या हुआ था एंड में यानी कि क्लोरीन मुक्त हुई थी। ठीक है, क्लोरीन मुक्त हुई थी। अब क्या करेंगे बुझा हुआ चूना CaOH2 उसको जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। सॉरी CaOCl2 बनेगा और जल भी बनेगा, इसमें CaOCl2 और जल बन गया और ये अपन की विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि हो गई। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, इसके कीवर्ड्स अपन के क्या याद रखने हैं। एक तो हो जाएगा इसमें पेयजल। पेयजल का मतलब क्या हुआ, यानी पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पेयजल क्या होता है, पीने वाला जो जल होता है ना उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए अपन विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है कागज के विरंजन में। ठीक है, कागज के विरंजन में। अब अपन के यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपके कैसे कि उसमें कागज बनाने के लिए और इसमें कागज के विरंजन में, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और 3 नंबर पॉइंट था इसी में सूती जो वस्त्र होते हैं उनके विरंजन में ही लिख देती हूँ मैं, सूती वस्त्रों के विरंजन में। ठीक है, ये अपन के 2 पॉइंट हो गए और 2 पॉइंट और रह गए हैं। 3 नंबर पॉइंट है बेकिंग सोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है ये सभी जानते हैं अपन और सभी ने शायद इसका स्वाद भी चख रखा है ना। NaCO3 पहले अपन जानते हैं कि ये होता क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मैंने जो अपन की पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था इसका एक उपयोग एंटासिड, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग यही है एंटासिड के रूप में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि कोई चीज़ होती है उसको फुलाने के लिए यानी केक को स्पंजी बनाने के लिए, पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaCO3 बनता कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल। ठीक है, इसके साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ अमोनिया यानी NH3, ये 4 मिलके बेकिंग सोडा बनाते हैं यानी NaHCO3 और NH4Cl बनाएंगे। ये 4 मिलके 2 चीज बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl। अब इसके उपयोग भी मैंने बता रखे हैं एंटासिड के रूप में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, केक और पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए। ये भी हो गया, 3 पॉइंट हो गए हैं। तीनों पॉइंट को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है। और एक मैं यही कह लूँगी आपको, यही बात कहना चाहूँगी कि ये अपन जो मैं अभी करा रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण CaOCl2 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे याद है ये भी। इसका जो है रासायनिक नाम पूछा जाता है कई बार। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा भी हो गया। अब अपन करते हैं आगे धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये क्या होगा जब बेकिंग अपन सोडे को गर्म करेंगे, 4 नंबर पॉइंट है बेकिंग सोडा को अपन जब गर्म करेंगे तो अपन को धावन सोडा प्राप्त होगा। कैसे, NaHCO3 इसको क्या करेंगे अपन गर्म करेंगे, गर्म करने का निशान ये होता है तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा। ठीक है, गर्म करेंगे तब फिर अपन क्या करेंगे Na2CO3 प्लस CO2 में फिर अपन क्या करेंगे Na2CO3 प्लस
इसमें 10H2O ये करेंगे तब ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, एकदम इजी है धावन सोडा। और धावन सोडा का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसके कीवर्ड्स रहेंगे स्थायी कठोरता। जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई करने के लिए, दुकानों में भी साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक पॉइंट इसका बोरेक्स जैसे यौगिकों के उत्पादन में, बोरेक्स जैसे यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हमने चारों चीजें पढ़ ली है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके 10 जल के यानी क्रिस्टलन जल के अणु थे। Na2CO3.10H2O थे ना, ये 10 थे ना जल के अणु। क्रिस्टलन के जल के बारे में अपन अगली क्लास पढ़ेंगे, जल्द ही वो क्लास आने वाली है। ठीक है, अब अपन ने इसके बारे में जो जानकारी पढ़ ली है नमक से विभिन्न रसायनों के निर्माण के बारे में। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को आपको देखने के लिए। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगेन थैंक यू।